नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर की नीतियाँ क्या हैं, कश्मीर की रणनीति क्या है और कश्मीर में ये आजकल हो क्या रहा है। ये जो सिलेक्टिव किलिंग है, टारगेट किलिंग है, ये क्या है, क्यों हो रही है और 1990 और आज के हालात में क्या अंतर है। वो कौन सी मूल वजह हैं जिनके कारण कश्मीर में कुछ अलग तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ पे कुछ अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या हमारी नीतियों में बदलाव की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या हमारे इतिहास में कहीं कुछ छूट गया है। इन बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँगा और मेरे ख़्याल से मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने वो एनालिसिस लेके आऊँगा जो अभी आम तौर पे दूसरे मीडिया पे उपलब्ध नहीं है और दूसरे लोग आपके सामने लेकर नहीं आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहीं मत जाइए, लौट कर आते हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये बड़ी प्रयोगधर्मी सरकार है और इसका जो मूड होता है वो हमेशा ये होता है कि सारे घर के बदल डालूँगा, मैं सब कुछ करके देख लूँगा। और अभी तक ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है, इस भारत के इतिहास में जो कुछ हुआ है, अभी तक की सरकारों ने, अभी तक के जो ब्रेन्स थे हमारे यहाँ पे, अलग अलग तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, कश्मीर के लोग थे, भारत के लोग थे, उन सब लोगों ने जो कुछ किया है उससे कुछ डिफरेंट करना है। भले ही मुझे नमक, चीनी और मिर्च तीनों मिलाकर कोई डिश बनानी पड़े, मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मैं डिफरेंट करूँगा। और ये डिफरेंट करने के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदली हैं जिन्होंने हमें कश्मीर में काफ़ी नया कुछ देखने के लिए हमारे सामने रखा है। ठीक उस तरह का मामला है कि जैसे जब आप चीनी, नमक और मिर्च मिलाएंगे तो शायद कोई नए तरह का टेस्ट, नई तरह की डिश आपके सामने आए जो आपने कभी अनुभव नहीं की होगी। और उसी तरह से कश्मीर में भी जो नई नई नीतियाँ लेकर आ रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, उनके कारण बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अभी तक की जो हमारी कश्मीर की नीति थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह के दौर में रहा हो या उससे पहले का दौर रहा हो, लगातार कश्मीर के मामले में एक रणनीति अपनाई गई और वो रणनीति ये थी कि कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेके चलना है, कश्मीर में एक विश्वास का वातावरण बनाना है। चाहे वो लाहौर डिक्लेरेशन करके आए हों अटल जी या दूसरी चीज़ें हों, मकसद सबका एक ही था कि कश्मीर में एक विश्वास पैदा हो और कश्मीर के जो आम आवाम हैं, जो मेजॉरिटी में कश्मीर की आबादी है, मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक धर्म के लोग नहीं, वहाँ की आबादी में जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो चैन से रहना चाहते हैं, जो कश्मीर को प्यार करते हैं और बहुत सारे चक्करों में पड़ना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर ये विश्वास बना रहे कि भारत की सरकार उनकी दुश्मन नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी भारत की छवि किसी भी तरह से किसी घुसपैठिए की ना हो, ज़बरदस्ती कार्रवाई करने वाले की ना हो, बंदूक के दम पे कब्जा जमाए बैठे एक सरकार की ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इंदिरा गांधी एक बड़ा मजबूत आधार दे गई थी, शिमला समझौते वाला जो भारत और पाकिस्तान में हुआ, उसका एक आधार दिया गया ताकि हमेशा के लिए भारत और पाकिस्तान ही कश्मीर का हल निकालें, इसमें संयुक्त राष्ट्र की घुसपैठ ना हो। हालांकि पुराना इतिहास है, पहले संयुक्त राष्ट्र में मामला जा चुका है और उसके जाने के बाद में काफ़ी हद तक ये चीज़ें ऐसी थी जो हमेशा सिर पे तलवार लटकी रहती थी, कब क्या होगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने समझौता कर लिया। बहरहाल अभी तक की जो हमारी नीति थी कश्मीर में, वो नीति ये थी कि हम एक विश्वास का वातावरण बनाते थे। जो 2-3-4% लोग थे जो इन हिंसक गतिविधियों, एक्सट्रीमिस्ट गतिविधियों और दूसरी गतिविधियों की तरफ चले जाते थे, जिनको दूसरे लोग, विदेशी ताकतें जिनको अपनी तरह से इन्फ्लुएंस करती थी, उनको हम अलग थलग करके देखना चाहते थे वहाँ की आबादी से, ताकि हमारे पास में आम कश्मीरी भारत के साथ रहे और इन लोगों को बातचीत के ज़रिए या दूसरे ज़रियों से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इस नीति के बहुत सारे अच्छे फ़ायदे निकले थे। आपने देखा होगा कि करीब 2010 के आसपास से बहुत ज़्यादा नॉर्मलसी कश्मीर में आ गई थी। हमारे आपके सारे दोस्त कश्मीर घूमने जाते थे, सोशल मीडिया पे लोग वहाँ की पोस्ट डाला करते थे, डल झील के बारे में तस्वीरें आती थीं, वीडियोज़ आते थे, सेल्फीज़ आती थी और तमाम तरह की चीज़ें थी। कई ब्लॉगर्स ने भी कश्मीर जाना शुरू कर दिया था और वहाँ के वीडियो आने लग गए थे और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एक विश्वास का वातावरण था। उसके बाद में बुरहान वानी वाला मामला हुआ। बुरहान वानी की जो मुठभेड़ थी, उसको लेकर हमारा जो सिस्टम था, हमारी सरकार थी, उसको जो कश्मीर के लोगों में भरोसा बनाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि ये आदमी कश्मीर का दुश्मन था,
ये आतंकवादी था, ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी और उस मुठभेड़ के मानवाधिकार वाले पहलू को साबित करना चाहिए था। उसके बजाय सरकार ने वहाँ दमन का रवैया अपनाया और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो जो मैं आपको बता रहा था कि पहले जो नीति थी वो एक ऐसी नीति थी जो कोहेसिव थी, जो सभी को साथ लेके चलने वाली थी, और ख़ास तौर पे जो कश्मीर में लोग वहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को भरोसे में रखने की थी कि भारत उनका अपना है और वो भारत के अभिन्न अंग हैं, इसलिए उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो दौर आया उसमें ये तय किया गया कि बहुत हुआ, अब हम नए तरीके से कश्मीर को हैंडल करेंगे। नया तरीका क्या था कि जो अभी तक की तरह से, देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, जब इस तरह के सामाजिक विमर्श में होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको परखा गया हो या उन पे गहन चिंतन हुआ हो, वो डायलॉग की तरह चलती जाती हैं। जैसे धारा 370 हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे, अब वो धारा 370 हटाने जैसा पॉलिटिकल एक मसला आया तो उसके एक धारा भी कायम है, उसके 3 हिस्से थे जिसमें से 2 हटा दिए गए। तो अब वो कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर में एक संदेश गया कि भाई ये तो ज़बरदस्ती कश्मीर में जो हमारा अधिकार था, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के लोग नहीं घुसेंगे, आबादी नहीं घुसेगी, उसको इन्होंने तोड़ दिया। 370 के आने के बाद में जो बड़ी संख्या में आर्मी और फोर्सेस का जो वहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ, उसके कारण कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगने लगा कि भाई अब जो है यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है और ये जगह बड़ी ख़तरनाक हो गई है। हाईवे पे आप थोड़ी दूर चलें आपको तलाशी देनी पड़ेगी, मीडिया की एंट्री एकदम बैन थी। आपको याद होगा कि कश्मीर की जो भी रिपोर्टिंग होती थी वो लाल चौक पे कुछ बैरिकेड लगे होते थे, वहीं से खड़े होकर वहीं के विजुअल रोज आते थे और रिपोर्टर वहीं पे संवाद किया करते थे। बीबीसी या एक आध दो और इंटरनेशनल संस्थान थे, वो ज़रूर वहाँ पर लोगों के साथ में अंदर बातचीत कर रहे थे और उन खबरों को भेज रहे थे, लेकिन मीडिया की एंट्री पूरी तरह बैन कर दी गई थी। तो इन सारे घटनाक्रम के बीच में, इस बड़ी सख्ती के बीच में हमारी कोशिश थी कि हम कश्मीर को फतह कर लेंगे और ताकत से अपने कब्ज़े में कर लेंगे। इसके पीछे एक मकसद और भी था कि जो शेष भारत है, भारत का बाकी हिस्सा है कश्मीर के अलावा, वहाँ पर एक राजनीतिक मैसेज दिया जाए। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, तो उसने क्या किया, बाहर एक संदेश देने की कोशिश की कि हमने कश्मीरियों को टाइट कर दिया है। और एक संदेश, ये विचारधारा हमेशा से देती आ रही थी कि कश्मीर में जो मेजॉरिटी मुसलमान हैं वो सारे के सारे लोग भारत विरोधी हैं और वो लोग भारत के, ये आमतौर पे सोशल मीडिया पे चलता है, चलता रहा। और इस सब के बीच में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें हुई वो ये हुई कि बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं ने, उसमें कई साध्वी थी, कई विधायक थे, उन्होंने ये बयान दिए कि अब कश्मीर की गोरी बहुएं लाने का आपको मौका मिलेगा और कश्मीर में अब 370 हट गया है। एक तो चीज़ ये, क्योंकि वो 35A भी हटाया था, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कश्मीर में आप ज़मीनें खरीद सकेंगे। और इसके बाद में जम्मू कश्मीर में जब वहाँ पे लोगों को, जो ठेकेदारों को काम मिलता था, उसमें कश्मीर के बाहर के लोगों को प्रायोरिटी दी जाने लगी। जब ऐसा होना शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में वहाँ के लोगों में ये असुरक्षा घर कर गई कि ये जो भारत की नई सरकार है ये हिंदूवादी सरकार है, ये सिर्फ एक ही धर्म के बारे में सोचती है और कश्मीर का जो डेमोग्राफिया है उसको ये चेंज करना चाहती है। कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में जब ये चीज़ आई तो अक्सर ये होता है कि जब भी घर में फूट हो, एक डिस्टेंस हो, आपके और आपके परिवार के सदस्य के बीच में कोई गैप हो, तो उसमें तीसरे लोग घुस जाते हैं। और कश्मीर के मामले में हमेशा यही हुआ, जब लोग कहीं ना कहीं भारत के प्रति थोड़ी सी दूरी बनती है, वहाँ पे जो दूसरे तत्व हैं वो उसमें घुस जाते हैं। और उसके घुसने के कारण ये हुआ कि एक नया वातावरण बनना शुरू हो गया। और वो वातावरण ये था कि सारी मुसीबत की जड़ ये बाकी बिहार के या बाकी भारत के जो लोग हैं वो हैं, और इन लोगों को यहाँ से, कश्मीर से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये कश्मीर में रहेंगे तो बड़ी सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग इसको जानबूझकर 1990 की घटनाओं के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में जो आज हो रहा है और जो 1990 में हो रहा था उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। 1990 में एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था, बार बार जगमोहन साहब जो उस वक़्त के गवर्नर थे उनसे कहा गया, ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड पे है ये, कि आप जो दूरदर्शन पे आके लोगों से अपील करें कि आप सुरक्षित हैं, आप कहीं ना जाएं। उसकी जगह उन्होंने कहा कि जो जाना चाहते हैं वो कैंप्स में चले जाएं।
जो छोड़ के जाना चाहते हैं उनको हम सुविधाएं देंगे, उनको बाहर भी हम असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, यानी कश्मीर से आप बाहर जाते हैं तो भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन अब के हालात फ़र्क हैं। लोगों को 1990 में जो लोग कश्मीर छोड़ के गए थे उनके हालात पता हैं, लोगों को पता है कि वो लोग वापस आज तक नहीं आ पा रहे हैं। अब अगर हम कश्मीर छोड़ के जाते हैं तो हम फिर वापस नहीं आ पाएंगे। और उस वक़्त जो ये था कि हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, अपनी आज़ादी हासिल करेंगे, और जो लोग आज़ादी की लड़ाई में जो मस्जिदों से ऐलान हुए थे शामिल होना नहीं चाहते हैं वो कश्मीर छोड़ दें, वो मुगालते अब कश्मीर के लोगों से दिमाग से निकल गए हैं। उनको समझ आ गया है कि अब वो आज़ादी वाली बातें बेकार हैं, उन बातों में कोई दम नहीं बचा है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में आज का जो कश्मीर है वो फ़र्क है। यही वजह है कि जब इस तरह की किलिंग्स होती हैं तो शेष भारत में तो राजनीतिक नज़रिए से और सांप्रदायिक नज़रिए से उनकी निंदा होती है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से वहाँ आम तौर पे आम कश्मीरी इसके ख़िलाफ़ है और इन हत्याओं के ख़िलाफ़ खुलकर बोल रहा है, बयान दे रहा है, और कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, अपने आप को इतना बदलाव में मत डालो, हर चीज़ बदल दूंगा, नोट बदल दूंगा, समाज बदल दूंगा, और उसके चक्कर में आपने कश्मीर में सारी रणनीति बदल दी। जो 30-40 साल का बुजुर्गों का कमाया हुआ था, जो हमारे से पहले के प्रधानमंत्री, बहुत सारे रणनीतिकार, उन लोगों ने सोच समझ के जो हालात बनाए थे और कश्मीर को भारत के एकदम नज़दीक ला दिया था, आना जाना शुरू हो गया था, वहाँ काम धंधे कारोबार शुरू हो गए थे, लोग यहाँ पे जाते थे, वहाँ लोगों के घरों में ठहरते थे। आज आपने उस कश्मीर को एक तरह से शक का कीड़ा उनके दिमाग में डाल दिया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी। उसी का नतीजा है कि ये कश्मीर के जो ताज़ा घटनाक्रम हो रहे हैं वो सारे के सारे हो रहे हैं। यानी ये जो कुछ हो रहा है, ये जो लगातार कंट्रास्ट नीति है, एक नीति है जो कहती है कि हम पॉलिटिकल समाधान निकालेंगे कश्मीर का, और दूसरी नीति है जो कहती है कि कश्मीर को हम लठ के दम पे, हम ताकत के दम पे फतेह करेंगे। उनके बीच का द्वंद्व है। आप लगातार अभी तक जिस तरह से कश्मीर को हैंडल कर रहे थे वो तरीका था विश्वास जीतने वाला, और अब ताकत के दम पे हासिल करना चाहते हैं। ताकत के दम पे हम जानते हैं, हमारे सामने अमेरिका का उदाहरण है, दुनिया में जहाँ जहाँ गया ताकत के दम पे कुछ हासिल नहीं कर सका। हमने विश्वास में लिया, बांग्लादेश को तो फतेह कर लिया और बांग्लादेश को अलग देश बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी, और ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमारे लिए नई समस्याएं बन के खड़ी हो गई हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमान जो हैं वहाँ पे कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार कर रहे हैं। ये भी एक गलत परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह का अजीब सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। 90 का कश्मीर जब था, जब बहुत सारे अत्याचार हुए थे, उसके बाद जो वहाँ पे 40,000 मुसलमान शरणार्थी कैंपों में पाए गए थे दिल्ली में, उस वक़्त जब कश्मीर में इंसर्जेंसी थी तो मुसलमान जो दिल्ली आकर शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे उनकी संख्या 40,000 बताई गई थी। यानी आप कल्पना कीजिए कि जो वहाँ के कश्मीर के मुसलमान थे, जो पीड़ित मुसलमान थे, वो हिंदुओं से ज़्यादा थे। आज भी जो सूचियाँ आ रही हैं पीड़ित लोगों की जिनकी हत्याएँ हो रही हैं, उनमें भी बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। हालाँकि आबादी के अनुपात में अगर आप नापें तो हिंदुओं की जो भी संख्या है 4-5, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 1990 के अक्टूबर से 92 के बीच आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर घाटी में कुल मिलाकर 1585 लोगों की हत्या की, जिनमें से 982 मुसलमान थे। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये कश्मीर के नाम पे जो शेष भारत में आप हिंदू मुसलमान करते हैं उससे बाज आना चाहिए, क्योंकि हकीकत ज़मीनी कुछ अलग है। 982 मुसलमान थे, 218 हिंदू थे, 23 सिख थे और 363 सुरक्षा बलों के जवान थे। इस बीच में लगातार जो अब बीच का दौर जब आया था 95-96 के बाद से, उसमें जो भी झगड़ा होता था वो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में होता था। उस झगड़े के बीच में आम लोग नहीं पिसते थे। जो लोग आम लोग चपेट में आते थे, वो पता चला किसी का मुखबिर है सुरक्षा बल का या किसी और हैसियत में काम कर रहा है, वो चपेट में आ जाए, या क्रॉस फायरिंग में कोई चपेट में आ जाए, यहाँ तक तो होता था। लेकिन आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया जाता था। लेकिन जब आपने ये कहा कि हमको हिंदुओं को वहाँ बसाना है, वहाँ से ज़मीन खरीदवाएंगे, वहाँ पे बिजनेस में हम प्रायोरिटी देंगे, हम आपके लिए गोरी बहुएं लाएंगे। देखिए, माँ बहन के मामले में कोई भी व्यक्ति जो है ना, ये सब बर्दाश्त नहीं करता है। ये सब किया तो वहाँ पे भी एक माहौल बना, वहाँ पे भी एक ऐसा हिस्सा था, एक ऐसा तबका था जिसको समझाने में भारत विरोधी लोग कामयाब हुए कि भाई ये आपकी रोटी बेटी पे नज़र रखते हैं, इसलिए इनको ही भगाओ। और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं है, जो बेकसूर स्कूल मास्टर है, जो गोलगप्पे बेचता है, जो केमिस्ट की दुकान रखता है,
वो निशाना बन रहा है और उसको मारा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID इस वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सबसे नीचे UPI ID है। इसके अलावा आपको एक बार कोड मिलेगा हमारे चैनल का, जिसके ज़रिए आप हमें भुगतान कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।